हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। फ्लेवर्स इंग्लिश एकेडमी जो हमने शुरू की थी तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हुए हैं। और बहुत खुशी की बात है कि बहुत जल्दी उसको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है। और वहीं से हमको बहुत से स्टूडेंट्स ने ये डिमांड की और ख्वाहिश ज़ाहिर की कि नीट के लिए भी कुछ लेक्चर्स बनाए जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी सिलसिले की ये पहली कड़ी है कि आज नीट के लिए एक पहला लेक्चर हम यहाँ पे आपको पेश कर रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो बुक है, उसमें ये 8वां चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसी चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश के लेक्चर्स को हाथों हाथ लिया और उसको पसंद किया है, उसी तरह से एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी और ख़ास तौर से हम बायोलॉजी के ही लेक्चर्स डालेंगे और कुछ लेक्चर से जो है फिज़िक्स और केमिस्ट्री के भी होंगे। तो धीरे धीरे हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को भी उसी तरह से पसंद करेंगे और अपने सजेशंस भी देते रहेंगे कि किस तरह से आप मज़ीद इसमें चाहते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक कोट आपको दिखा देता हूँ कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आदमी कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर वो मेहनत नहीं करता, वो हार्ड वर्क नहीं करता है, तो वो आदमी जिसको आप कम टैलेंटेड कहते हो, वो उस आदमी को अगर हार्ड वर्क करता है तो टैलेंटेड इंसान को बीट कर देगा। और ये जो टैलेंट लफ्ज़ है, ये बहुत ही मिसयूज टाइप का वर्ड है। टैलेंटेड सब एक ही बराबर होते हैं। आदमी अपने आप को कम ज़्यादा समझ लेता है खुद से। टैलेंटेड वही होता है जो हार्ड वर्क करता है। टैलेंटेड कोई होता नहीं है पैदाइशी, सबके दिमाग बराबर होता है, सबकी समझ बराबर होती है। लेकिन जो इंसान ज़्यादा मेहनत करता है वो ज़्यादा टैलेंटेड आपको लगता है। टैलेंट सबके अंदर एक ही जैसा दिया गया है। तो इसी को ये कोड बताता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो जो टैलेंटेड है उस बंदे को आसानी से बीट कर सकते हो। तो ठीक है, इस पर अब आगे बढ़ते हैं कि जो आज का हमारा चैप्टर है, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज के लेक्चर में हम 3 चीज़ों पे ध्यान देंगे। पहले थोड़ी छोटी छोटी शुरुआत करते हैं ताकि चीज़ें समझने में आसानी हो। बेसिक जो मकसद होगा लेक्चर का वो ये होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएँ, वो जो कन्फ्यूज़न किसी चीज़ में ना रहे। और इसके लेक्चर के बाद आप ग्रुप, जैसा व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उस पर आपके जो डाउट्स होंगे वो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम 3 चीज़ देखेंगे। पहला तो इंट्रोडक्शन टू सेल, फिर व्हाट इज़ अ सेल एंड देन सेल थ्योरी। तो ये 3 चीज़ें हैं कि सेल का तारुफ कराया जाएगा, सेल होता क्या है और सेल थ्योरी क्या है, ये 3 चीज़ें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सेल। तो लेक्चर शुरुआत में आपसे मैं ये कहूँगा कि जैसे आप जहाँ पे भी रहते हों, घर के अंदर या घर के बाहर, तो आप 2 तरीके की चीज़ें देखते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप कहते हैं कि ये चीज़ ज़िंदा है, और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप कहते हो कि ये चीज़ ज़िंदा नहीं है। तो ये फ़र्क क्या होता है, किस चीज़ को आप ज़िंदा कहते हो और किस चीज़ को ज़िंदा नहीं कहते हो? जैसे अगर आप घर में बैठे हों तो आपके कुर्सी है या टेबल है, मेज़ है, अलमारी है, इस तरीके की चीज़ों आप आप क्या कहते हो कि ये चीज़ें ज़िंदा नहीं हैं। लेकिन उसी घर में जो आपका भाई है, आपके माँ बाप हैं, या कोई कीड़े मकोड़े हैं, और फिर बाहर निकलोगे तो गाय, बकरी, बैल, ये सब आप देखोगे, तो इन चीज़ों को आप कहते हो कि ये चीज़ें ज़िंदा हैं। लेकिन आप एक साइंस की स्टूडेंट हो, एक आम आदमी से ये एक्सपेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपसे ये एक्सपेक्टेशन होगा कि आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई फ़र्क क्या है दोनों में, जो चीज़ें ज़िंदा आप जिसको कह रहे हो उसमें, और जो चीज़ें ज़िंदा नहीं है उसमें फ़र्क क्या है। किस बेसिस पे आप किसी चीज़ को ज़िंदा कहते हो और किस बेसिस पे नॉन लिविंग कहते हो, किस बेसिस पे लिविंग कहते हो और किस बेसिस पे नॉन लिविंग कहते हो। तो यहाँ पे एक आप जैसे देख सकते हैं कि एक फ़ोटो मैंने डाला है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें दी हुई हैं। तो उसमें गाय है, ऊँट है, हाथी है, खरगोश है और एक फैमिली है, ये सब ज़िंदा चीज़ें हैं। उसी के साथ में टेबल है, कुर्सी है, लैंप है और कार है, ये सब नॉन लिविंग है, ये ज़िंदा नहीं है। लेकिन आप किस बेसिस पे फ़र्क करोगे कि कौन सी चीज़ ज़िंदा होती है और कौन सी चीज़ ज़िंदा नहीं होती है? तो वो जो फ़र्क है वो है सेल का। वो जो फ़र्क है वो है सेल का। ज़िंदा चीज़ों में सेल होता है और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो ज़िंदा नहीं होती है, उनमें ये सेल नहीं होता है। ये सेल क्या है डिटेल में हम आगे देखेंगे, लेकिन एक बेसिक आइडिया तो आपको होगा ही कि सेल क्या चीज़ होती है। धीरे धीरे ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये आप याद रखिए, ये पॉइंट बहुत अहम पॉइंट है कि किसी भी ज़िंदा चीज़ सेल से बनी होती है, और जो मुर्दा चीज़ें होती हैं जो ज़िंदा नहीं होती हैं वो सेल से नहीं बनी होती है, उनमें सेल नहीं होता है। ये फ़र्क है एक ज़िंदा चीज़ और एक गैर ज़िंदा चीज़ में, कि ज़िंदा चीज़ों में सेल होता है। ये पॉइंट आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सेल जो होते हैं वो यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। यूनिट ऑफ लाइफ या यूनिट होने का मतलब क्या है? यूनिट कहते हैं इकाई को। इकाई क्या चीज़ होती है? यूनिट क्या चीज़ होती है? यूनिट वो चीज़ होती है जो अपने आप में एक मुकम्मल चीज़ हो और किसी एक बड़ी चीज़ का एक हिस्सा भी हो। इसका क्या मतलब? वो मुकम्मल चीज़ होने का मतलब क्या हुआ कि उस चीज़ से आप जिस फंक्शन की उम्मीद रखते हो, जिस चीज़ की उम्मीद रखते हो, वो चीज़ वो पूरी करती हो, लेकिन वो चीज़ किसी और दूसरी बड़ी चीज़ का भी हिस्सा हो सकती हो। जैसे आपका जो घर बना है वो किस चीज़ से बना है? वो बना है ईंटों से, ब्रिक्स से। एक एक ईंट जोड़ जोड़ के आपका घर बनता है। तो ये जो ईंट है अपने आप में एक मुकम्मल चीज़ है। आप जब एक ईंट को देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ ये ईंट है, इसका एक फंक्शन है जो अपने फंक्शन को पूरा करती है। ये अपने आप में एक मुकम्मल चीज़ हुई। और अपने आप में एक मुकम्मल चीज़ होने के साथ में ये किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा है। वो बड़ी चीज़ क्या है? वो बड़ी चीज़ है आपका घर। तो ये आपके एक बड़ी चीज़ का हिस्सा भी है। तो क्या दो चीज़ें क्वालिटी हुई एक यूनिट होने के लिए? एक तो वो चीज़ अपने आप में मुकम्मल हो। मुकम्मल होना मतलब कि जिस चीज़ की उस चीज़ से उम्मीद की जाए, जिन जिन फंक्शंस की, वो चीज़ उसको पूरा करती हो। तो ये हुई ये चीज़ हुई मुकम्मल होना, कि अपने आप में वो चीज़ मुकम्मल हो और किसी बड़ी चीज़ का एक हिस्सा भी हो। तो जिस तरह से ईंट अपने आप में ये मुकम्मल होती है। आप एक ईंट देखोगे तो कहोगे हाँ ये एक मुकम्मल ईंट है, और उसी ईंट से एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ी चीज़ भी बनती है जो कि आपका घर है। तो खुद एक मुकम्मल चीज़ भी है और एक बड़ी चीज़ का हिस्सा भी है। तो ये यूनिट हो गई। इसी तरह से आपकी बॉडी की यूनिट क्या होगी? आपकी बॉडी की यूनिट होगा सेल। क्यों? क्योंकि सेल अपने आप में कंप्लीट होता है, अपने आप में मुकम्मल होता है। किस तरह से एक सेल जो है अपने आप में ज़िंदा रह सकता है? एक सेल के अंदर वो तमाम चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती हैं, बल्कि आपकी बॉडी के को ज़िंदा रखने में जो तमाम फंक्शंस होते हैं और तमाम जो प्रोसेस होती हैं वो सब सेल के अंदर ही होती हैं। तो सेल एक मुकम्मल चीज़ है। सेल अपने आप को ज़िंदा रख सकता है, अपने आप में ज़िंदा रह सकता है, उसको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से सेल एक मुकम्मल, एक कंप्लीट चीज़ हुआ। और दूसरा पॉइंट ये था कि वो किसी बड़ी चीज़ का एक हिस्सा भी हो। तो यकीनन सेल आपकी पूरी बॉडी का एक हिस्सा है, एक बड़ी चीज़ का हिस्सा है। तो इसीलिए सेल जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ है। आपकी बॉडी का हिस्सा होना मतलब आप चूँकि ज़िंदा हो, तो यूनिट ऑफ बॉडी तो है, यूनिट ऑफ लाइफ भी हुआ। क्योंकि अगर सेल में लाइफ ना हो तो फिर बॉडी में भी लाइफ नहीं रहेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि सेल जो होता है यूनिट ऑफ लाइफ होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेल के अंदर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें यूनिसेलुलर होती हैं और कुछ जानवर हैवान जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यहाँ पे जो दो लफ्ज़ आ गए हैं, तो यूनी का मतलब होता है वन और एक, और मल्टी का मतलब होता है कि एक से ज़ायद, एक से ज़्यादा। तो ये क्या मतलब हुआ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का मतलब ये हुआ कि कुछ जानदार जो हैं, कुछ हैवान जो हैं, कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ ज़िंदा चीज़ें जो हैं, वो सिर्फ एक सेल से बनी होती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से जानदार हैं, वो आगे चल के आपको बताया जाएगा। तो वो सिर्फ एक सेल से बनी होती हैं और वो एक सेल ही उस चीज़ को ज़िंदा रखता है। और कुछ चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि हम, आपका जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर है। हमारे बदन में एक से ज़ायद तो बहुत अंडर स्टेटमेंट है, क्योंकि एक से बहुत ज़्यादा अरबों के करीब सेल्स होते हैं बॉडी में। लेकिन चाहे एक से ज़ायद दो हो या 2 करोड़ हो या 200 करोड़ हो, सब मल्टी सेलुलर ही कहलाएगा। ठीक है, तो जानदार जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यूनिसेलुलर यानी वो जानदार जिनमें सिर्फ एक सेल रहता हो, मल्टी सेलुलर यानी वो जानदार जिनमें एक से ज़ायद सेल होते हों। ठीक है, तो ये था हमारा जो पहला टॉपिक था कि सेल का इंट्रोडक्शन। तो ये सेल का इंट्रोडक्शन हो गया। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि सेल होता क्या है, व्हाट इज़ द सेल। तो सेल के जो स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक चीज़ क्या है कि सेल होता क्या। अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज़ अ सेल, सेल होता क्या है, तो आपको इसके जवाब में कहना है कि सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज़ अ सेल, इस चीज़ का जवाब क्या होगा कि सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हमने ऊपर जैसे देख लिया कि यूनिट ऑफ लाइफ है सेल, ये तो आपको क्लियर हो गया कि यूनिट ऑफ लाइफ है। अब यहाँ पे दो नई चीज़ें आ रही हैं, एक तो है स्ट्रक्चरल एंड दूसरी चीज़ आती है फंक्शनल। इसका क्या मतलब हुआ? स्ट्रक्चरल जो बना है वो स्ट्रक्चर से बना है ऑब्वियसली। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कोई साख्त, कोई ढांचा, कोई फिजिकल चीज़। जैसे आपका जो घर बना है वो एक स्ट्रक्चर है, जो आपको दिखती है, महसूस कर सकते हो, वो एक स्ट्रक्चर है, वो होता है स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके घर का जो साख्त है, जो ढांचा है, जो पूरा रेडी घर है, उसकी जो यूनिट है, जो उसके बनाने में हिस्सा लेती है, जो उसको फिजिकली उसको बनाने में जो हिस्सा लेती है, वो है ईंट। जैसे हमने आपको ऊपर बताया
कि आपका जो घर है वो ईंटों से बना होता है, उसी तरह से जो बदन की साख्त होती है, हमारे बदन की दूसरे जानदार के बदन की साख्त जो होती है वो सेल से बनी होती है। तो उसके स्ट्रक्चर में सेल होता है और उसी एक एक सेल जो है वो एक ईंट का काम करता है। तो इसीलिए सेल जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्योंकि वो उस चीज़ को, उस बॉडी को बनाने में अपना मददगार होता है। और अब दूसरी बात आती है फंक्शनल यूनिट। और जिस तरह से साख्त के बनाने में सेल ने हिस्सा लिया, उसी तरह से बॉडी के फंक्शंस को अदा करने में भी सेल का हिस्सा होता है। और जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो तमाम फंक्शंस सेल के अंदर होते हैं, इसीलिए उन फंक्शन का भी यूनिट जो है सेल ही है। तो बॉडी के स्ट्रक्चर का भी यूनिट जो है वो सेल होता है और बॉडी के जो फंक्शन का यूनिट भी होता है जो वो सेल होता है। तो ये थी एक बेसिक बात सेल के बारे में। और इसमें दो चीज़ें जो आपको याद रखनी है, इसमें समझने वाला नहीं है, ये सिर्फ याद रखना है कि सेल को किसने पहली बार देखा और बयान किया। वो था एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ये एक साइंटिस्ट था, इनके सिर्फ नाम याद रखने हैं। और सेल में एक चीज़ होती है न्यूक्लियस, वो इसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये चीज़ें याद रखने वाली है, आगे चल के इसको अच्छे से समझेंगे। और के सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में अगर पूछता है नीट के टेस्ट में कि सेल को किसने बताया, तो आपको बताना है कि एंटोन वॉन लीवेनहॉक। अगर ये पूछता है कि न्यूक्लियस को किसने बताया, तो आपको कहना है कि रॉबर्ट ब्राउन। ये कैसे कंफ्यूज नहीं होना है, आप न्यूक्लियस के साथ में ये ब्राउन का जो लफ्ज़ आता है ना, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अपने दिमाग में ऐसा बैठा लीजिए कि न्यूक्लियस जो होता है ब्राउन कलर का होता है। वो ब्राउन हो या ना हो ये सब आगे देखेंगे, अभी आपको दिमाग में खाली ये बैठाना है कि जैसे ही न्यूक्लियस का लफ्ज़ आपके दिमाग में आए, आप अपने दिमाग में उसको इमेजिन कर लो कि न्यूक्लियस है ब्राउन कलर का है। तो वो जहाँ जैसे ही आप पेपर में देखोगे न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें लिखा होगा रॉबर्ट ब्राउन, तो आपके दिमाग में फ़ौरन इस चीज़ क्लिक कर जाएगी कि हाँ ब्राउन, ये चीज़ आपको याद आ जाएगी। इसी तरह से सेल्स के बारे में है कि एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने इसको पहली बार देखा। तो इसको कैसे याद करेंगे, जैसे कि हमने आप देख लिया कि सेल्स जो होते हैं यूनिट होते हैं, इकाई होते हैं, उर्दू में यूनिट को इकाई कहते हैं। एंटोन वॉन लीवेनहॉक के नाम में है वॉन, एंटोन के बाद है वॉन। वॉन को आप समझ जैसे वन कर सकते हैं, वॉन से वन, वन यानी एक। तो एक इधर हो गया और इधर इकाई हो गई। सेल्स जो होते हैं यूनिट होते हैं, तो एक यूनिट है और इधर एक है, इधर एक इकाई है। तो वन इधर जब आप कह रहे हैं एंटोन वन का वन आप पकड़ लो, और सेल्स जो होते हैं यूनिट होते हैं, इसकी इकाई पकड़ लो। तो जब सेल्स आएगा दिमाग में तो आपको आएगा कि सेल्स जो होते हैं इकाई होते हैं, इकाई यानी एक, यानी वन, यानी एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में फ़ौरन आ जाएगी। इसी तरह से याद करना है, बहुत सी चीज़ें बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली हैं और आप सब याद रख नहीं पाओगे अगर इस तरह से शॉर्टकट ट्रिक अगर नहीं बनाओगे, तो एग्जाम में सब कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे तो जब पढ़ते हो तो याद रहेगा, लेकिन जब एग्जाम में एक साल का पूरा एक साथ पढ़ के जाओगे और वहाँ पे चीज़ें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो ठीक है, ये व्हाट इज द सेल का जो दूसरा टॉपिक था वो भी हो गया। तो अब हम आते हैं आज की तीसरा टॉपिक, जो आखिरी टॉपिक है, सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी पहले देखने से पहले ये बता देते हैं कि सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट की, किसने बनाई, किसने पेश की। तो ये 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था श्वान और एक का नाम था श्लाइडन। श्वान एंड श्लाइडन, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी को पेश किया था। ये नाम श से आप याद रखना, दोनों का नाम श से शुरू होता है, तो ये दोनों एक ही साथ रहेगा। तो जब भी ये एग्जाम में भी अगर पूछता है तो श करके आप याद रखेंगे कि सेल थ्योरी श्वान एंड श्लाइडन इन्होंने पेश की थी। अब देखते हैं कि सेल थ्योरी है क्या चीज़। तो सेल थ्योरी के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या कहता है? पहला पार्ट ये कहता है कि तमाम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, ये तो आपको बता ही जा चुका है कि कोई भी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी होती है। दूसरा पार्ट क्या कहता है सेल थ्योरी का, कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये भी आपको बताया जा चुका है कि सेल्स जो होते हैं बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। तीसरा एक पार्ट है जो ये कहता है कि सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स दैट हैव मल्टीप्लाइड। ये एक नई बात है कि सेल्स जो होते हैं वो भी सेल्स से ही बने होते हैं। ये आपको याद रखना है इसमें, कि जो नए सेल्स बन रहे हैं वो भी पुराने सेल्स से ही आ रहे हैं। कोई सेल अपनी बिल्कुल गायब से मौजूद नहीं होता है, कि ऐसा नहीं था कि पहले सेल नहीं था वहाँ पे अचानक से सेल पैदा हो गया। जो भी नया सेल बन रहा है दुनिया में वो किसी पुराने सेल से ही बन रहा है। यही चीज़ है कि सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स दैट हैव मल्टीप्लाइड। यानी पहले एक सेल आया, एकदम पहला सेल कहाँ से आया इसकी बहस अभी नहीं करना है, ये एक अलग मुद्दा है, उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। अब वहाँ से देखिए कि जो पहला सेल जब भी बना उसके बाद दुनिया में जितने भी सेल आए हैं वो उसी सेल से बनते हुए आए हैं। वो एक सेल 2 सेल में बटा, वो 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, फिर उसके जो अगली जनरेशन आई
उसकी अगली जनरेशन आई, वो 16 से 32 होते गए। इस तरह से सेल से सेल, सेल से सेल बनते चले गए। तो एक सेल था जो मल्टीप्लाई होते होते आज दुनिया में जितने भी सेल्स हैं, आपकी बॉडी के सेल, मेरी बॉडी के सेल, किसी दूसरे जानवर की बॉडी के सेल, इन सब का जो ओरिजिन है वो एक सेल से ही हुआ है। ये तीसरा पार्ट ये कहता है। और वो पहला सेल कहाँ से आया, ये आगे के भय से, इसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी के जो 3 पार्ट हैं, इसमें जो पहले 2 पार्ट हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये जो है श्वान एंड श्लाइडन जिन्होंने ये थ्योरी पेश की थी, उन्होंने अपने इस थ्योरी पेश करने के टाइम पे ये 2 बातें बता दी थी। लेकिन ये जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, ये जो है तीसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट उस वक्त इन्होंने श्वान और श्लाइडन ने नहीं बताया था। ये तीसरा पार्ट बाद में बताया। किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो करके एक साइंटिस्ट था, इसने सन 1858 में ये तीसरा पार्ट उस सेल थ्योरी में ऐड किया। तो जो पहले जो पार्ट हैं उनको क्लासिकल सेल थ्योरी कहा जाता है, और उसके बाद उसी थ्योरी को रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाई किया है, यानी उसमें अपने एक चीज़ ऐड कर दिया। जो तीसरा पार्ट जो मैंने आपको बताया ना कि हर सेल जो है किसी दूसरे सेल से बना हुआ है, कोई सेल गायब से वजूद में नहीं आता है, हर सेल किसी पहले के सेल से ही बनता है। तो ये जो तीसरा पार्ट है ये पेश किया था रुडोल्फ विर्चो ने। तो पहले जो 2 पार्ट थे वो श्वान और श्लाइडन ने पेश किए थे, और उसी में रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने ये तीसरा पार्ट ऐड कर दिया। उसने जब ये ऐड किया तो उसने किस जुमले का इस्तेमाल किया? उसने कहा कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन सेंटेंस है, जिसका मतलब होता है कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स। तो उसने जब भी ये बात बयान की कि हर सेल जो नया सेल है वो किसी पुराने सेल से ही बना है, तो उसने ये जो जुमले का इस्तेमाल किया था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये तीसरा पार्ट जो है रुडोल्फ विर्चो ने ऐड किया, और उसके ऐड करते हुए उसने ये जुमले का इस्तेमाल किया। तो ये थी सेल थ्योरी। इसमें आपको तीनों पार्ट में ध्यान रखना है कि सेल थ्योरी के 3 पार्ट हैं। वो क्या कहता है कि तमाम जो जानदार चीज़ें हैं वो सेल से बने हैं। ये एकदम पहली बात, एकदम बेसिक बात है। दूसरी बात क्या थी कि सेल्स जो होते हैं यूनिट ऑफ लाइफ हैं। तीसरी बात क्या थी कि कोई भी सेल जो है खुद से वजूद में नहीं आता, वो किसी पुराने सेल से ही वजूद में आता है। इस थ्योरी को एकदम सिंप्लीफाई कर लिया गया है मॉडर्न आज के ज़माने में। तीनों पार्ट को मिला के 2 पार्ट में इसको कर दिया गया है कि आज के ज़माने में हम इस थ्योरी को कैसे बयान करते हैं कि जो तमाम ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स आज बने हैं वो या तो सेल्स है, और जो सेल्स के जो कुछ प्रोडक्ट होते हैं उनसे मिलके सब जानदार बनते हैं। और फिर जो ये दूसरी बात वही है जो तीसरा पार्ट विर्चो ने ऐड किया था कि जो भी सेल्स बनते हैं वो पुराने किसी सेल्स से ही बनते हैं जो पहले से वजूद में हैं, कोई चीज़ गायब से कहीं से अचानक से वजूद में नहीं आते हैं। तो ये आज का हमारा पहला लेक्चर था, एक शॉर्ट लेक्चर ये था जो आपको मैं कोशिश ये रही कि आसान करके चीज़ों को बताऊं। और फिर भी और इसके साथ में आपको करना ये होगा कि NCERT से ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को पढ़ना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं 95% क्वेश्चन जो आते हैं सिर्फ NCERT से आते हैं। आपको कोई दूसरी बुक अभी उठाने की ज़रूरत नहीं, जब तक कि आपकी NCERT पे मास्टरी ना हो जाए कोई दूसरी बुक बिल्कुल मत उठाइए, पहले इस पर मास्टरी हासिल कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर विल कम फ्रॉम NCERT ओनली, एंड द अदर बुक्स यू विल रीड you will forget because you will not be able to revise all the things and you are not even sure that which books will be questions will be asked from। आपको कौन सी बुक उठा के पढ़ोगे ये कोई गारंटी नहीं कि उस बुक में से आ जाए, लेकिन NCERT की गारंटी है कि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, वो भी 95% क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो मैंने जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं इसको आपको करना ही है कि मेरा लेक्चर देख लो और फिर इसी चीज़ को आप NCERT से एक बार पढ़ लो और उसमें से नोट्स बना लो। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नोट्स बनाने में कोई तकलीफ़ आ रही होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इस चीज़ का नोट्स कैसे बनाया जाएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आप मेरी बात याद रखिएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि जो मेहनत करता है वही जीतता है, सिर्फ टैलेंट से कोई नहीं जीतता, टैलेंटेड सब बराबर होते हैं। तो ये बात याद रखिए और उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो वो आप हमारे ग्रुप पे पूछ सकते हैं। और अगर कोई नया बंदा जो हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहे तो उसके लिए नंबर है 8999156261 8999156261। इस नंबर पे आप मैसेज करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लेक्चर के बाद अगर कोई डिस्कशन करना हो तो वो भी ग्रुप पे हो जाएगा। और कुछ दिनों पे हम एक क्वेश्चन कुछ टेस्ट लेते रहेंगे ताकि जो आपकी स्टडी चल रही है किस लेवल पे पहुंची है आप उसको देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।